लास्ट क्लास में जैसे हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखा था, तो उसी तरीके से आज भी फ्री बॉडी डायग्राम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स होती है, कैसे करते हैं, इस बात को समझते हैं। तो इसके लिए अब आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंक्लाइंड प्लेन। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको मिलेगा। तो इंक्लाइन प्लेन का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी सरफेस, जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइन प्लेन, तो कोई भी सरफेस जो हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर इंक्लाइंड होगी, इसको इंक्लाइन प्लेन कहेंगे, और इसका इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से कुछ ना कुछ होगा थीटा के बराबर। ठीक है, अगर ये इंक्लाइन प्लेन है तो अब होता क्या है कि हम लोग जब इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर किसी भी ब्लॉक को रखते हैं तो एक्सिस का सिलेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए एक्सिस के सिलेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो हम इसके एक्सिस का सिलेक्शन अभी तक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेते थे, लेकिन हम इस केस में जब इंक्लाइन सरफेस आ जाती है तो हम इसमें एक्सिस का सिलेक्शन जो लेते हैं वो कुछ इस तरीके से लेते हैं, जिसमें एक एक्सिस इस तरीके से चली जाती है और दूसरी एक्सिस इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल चली जाती है। यही काम हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में भी करते थे और यही काम हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में भी करेंगे कि एक्सिस का सिलेक्शन इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर और इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल की जरूरत पड़ती है, तो आप इस बात को समझें कि अगर हमने एक्सिस ली है जिसमें एक एक्सिस ये चली गई है और दूसरी एक्सिस ये चली गई है, तो एंगल कौन सा कितना होता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम यहां पर एक वर्टिकल लाइन बना दें जो नॉर्मली हम लोग एक्सिस लेते थे, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दें, तो कौन सा एंगल कितना है इस बात पे ध्यान दें। तो ये एंगल अगर थीटा है, इसका जो अल्टरनेट एंगल होता है ये एंगल थीटा होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये कई सारे पार्ट्स पे डिवाइडेड है, एक एक छोड़ के आप उस एंगल को थीटा लिख सकते हो। ये थीटा है तो इसको छोड़ के ये थीटा आएगा, इसको छोड़ के ये थीटा आएगा, इसको छोड़ के ये थीटा आएगा। ये चार एंगल थीटा के बराबर होते हैं जिनकी जरूरत हमको पड़ेगी। तो कहने का मतलब, हम जब इंक्लाइन सरफेस में फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो हमारी एक्सिस का सिलेक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि एक्सिस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, एक एक्सिस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, और अगर एंगल की जरूरत पड़ती है तो वर्टिकल एक लाइन बना दी गई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी गई। ये एंगल अगर थीटा होता है तो एक छोड़ के ये एंगल थीटा आता है, फिर एक छोड़ के ये एंगल थीटा आता है, और फिर एक छोड़ के ये एंगल थीटा आता है। ठीक है, इतना अगर आपको याद है तो इंक्लाइन सरफेस में हम फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यही ब्लॉक है, तो उस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे। तो आपको पता है कि हम अगर ये ब्लॉक इस इंक्लाइन सरफेस से कांटेक्ट में है तो एक फोर्स नॉर्मल रिएक्शन का लगता है जो इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और दूसरा कौन सा लगता है, mg, वो तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। तो दूसरा फोर्स होता है mg जो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। अगर हम चाहें तो इसमें इसी डायग्राम बना सकते हैं, बट अगर हम यहां पे बनाना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि ये नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स इस तरफ लग रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया जो इधर लगा हुआ है, और इस तरफ कहीं पे mg का फोर्स लग रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो मेन एक्सिस है वो ये है और ये है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऑलरेडी उस एक्सिस की तरफ है तो उसको हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। लेकिन mg का जो फोर्स है जो एक्सिस की तरफ नहीं है, अगर हम इसके दो पार्ट्स लेते तो एक पार्ट इसका इधर आ जाता, दूसरा पार्ट इसका इधर आ जाता, mg दो पार्ट में ब्रेक हो जाता। और अगर mg दो पार्ट में ब्रेक होता तो इस mg के दो पार्ट्स कौन कौन से आ जाते, इधर वाले पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, mg cos थीटा, और इधर वाले पार्ट को हम कह सकते हैं mg sin थीटा। तो आगे से हम इस बात को याद रखेंगे कि इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में हमेशा mg sin थीटा आता है, और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा mg cos थीटा आता है। ठीक है, तो ये बातें आपको इंक्लाइन सरफेस के लिए ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अगर इंक्लाइन प्लेन में कोई भी चीज रखी है, ये ब्लॉक रखा है, और ये ब्लॉक को अगर अब मैंने किसी रस्सी से बांध दिया, मान लो ये रस्सी से मैंने इस तरह से बांध दिया, और अब मैंने कहा कि इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो हमें पता है कि हमें एक्सिस का सिलेक्शन कैसे करना है। हमें एक्सिस जो लेनी है वो एक एक्सिस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लेनी है, एक एक्सिस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल लेनी है। क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो इस तरफ का जो फोर्स होगा वो mg sin थीटा का होगा, और इस तरफ का जो फोर्स होगा ये mg cos थीटा का होगा। ये दोनों फोर्सेस इस डायरेक्शन में लगेंगे।
बाकी और कौन सा फोर्स लगेगा, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हमको पता है इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगता है, तो इस तरफ हमने नॉर्मल रिएक्शन को बना दिया, ठीक है। और इस रस्सी के करेक्ट होने के कारण एक टेंशन का फोर्स भी लग रहा होगा, तो हमने टेंशन का फोर्स भी इस डायरेक्शन में बना दिया। इस तरीके से हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में इंक्लाइन सरफेस पे हमको ये बात समझ में आ गई कि कौन सा एंगल कितना होता है, ये क्लियर होना चाहिए, जिससे कि हम उसका फ्री बॉडी डायग्राम आसानी से बना सके। तो फ्री बॉडी डायग्राम कई डिफरेंट केसेस में हमको बनाने पड़ेंगे। कई बार फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाते हैं तो उसमें दो केसेस अब अराइज होते हैं कि भाई जो सिस्टम है वो हो सकता है कि रेस्ट में हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जो सिस्टम है वो मोशन में हो। तो दोनों केसेस के लिए हम लोग पहला केस अगर स्टार्ट करते हैं और वो ये पढ़ते हैं कि जब सिस्टम जो है वो रेस्ट में है, तो हम इसमें हेडिंग देंगे इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज अगर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स हमेशा जीरो लगेगा। समेशन ऑफ जितने भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं वो हमेशा जीरो लगेगा। जीरो फोर्स का मतलब इक्विलिब्रियम में होता है। अब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो का मतलब होगा कि सारे फोर्सेस का सम एक्स एक्सिस के अलोंग जीरो होगा, सारे फोर्सेस का सम वाई एक्सिस के अलोंग जीरो होगा, और सारे फोर्सेस का सम जेड एक्सिस के अलोंग भी जीरो होगा। जनरली हम दो ही एक्सिस बनाते हैं, एक्स और वाई, लेकिन अगर इसको जनरल डिफाइन करना है तो तीनों डायरेक्शन में नेट फोर्स की वैल्यू जीरो आएगी। मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि हमने कोई फ्री बॉडी डायग्राम बनाया किसी भी केस में, और उस फ्री बॉडी डायग्राम में हमने कुछ फोर्सेस पाए। हमें यह मिला कि एक फोर्स F1 का इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स F2 का इधर लग रहा है, तीसरा फोर्स F3 का इधर लग रहा है, एक फोर्स F4 का इधर लग रहा है, इधर एक फोर्स लग रहा है F5 का, और इधर फोर्स लग रहा है F6 का। ठीक है, मैंने कोई भी एक केस कंसीडर कर लिया है जिसमें ये फोर्सेस लग रहे थे। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। अब नेट फोर्स जीरो होने का मतलब वाई एक्सिस के अलोंग टोटल फोर्स का सम जीरो है, और एक्स एक्सिस के अलोंग भी टोटल फोर्स का सम जीरो है। अगर वाई एक्सिस के अलोंग टोटल फोर्स का सम जीरो है, इसका मतलब कि जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स अगर नीचे लग जाए तो हम कह सकते हैं कि फोर्स बैलेंस हो गया। इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स बैलेंस होना चाहिए। और अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो जितना फोर्स राइट में लग रहा है अगर उतना ही फोर्स लेफ्ट में भी लगने लगे तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। तो एक्स एक्सिस के लोग हम क्या कह सकते हैं कि F1 और F2 ये दोनों राइट में लग रहे हैं, ये दोनों मिलके जितने आएंगे F3 अकेला उसके बराबर हो जाएगा, जिससे कि इन दोनों फोर्स का सम इस फोर्स के सम के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है वह F4 है, और जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है वह F5 प्लस F6 है। तो अगर ये दोनों फोर्सेस मिलकर इसके बराबर हो जाएंगे तब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई क्वेश्चन इक्विलिब्रियम के लिए आता है आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और उसके ऊपर ऊपर और नीचे के फोर्सेस बैलेंस कर लेने हैं, राइट और लेफ्ट के फोर्सेस बैलेंस कर लेने हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करते हैं, मान लेते हैं कि एक ब्लॉक है जो ग्राउंड में रखा हुआ है और हमें इसका मास दिया है m के बराबर है। ठीक है, और हमसे पूछता है कि फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इस ब्लॉक के ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स ऊपर लग रहा होगा। अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा, mg हमेशा नीचे लगता है। और अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में होना भी चाहिए क्योंकि ये ब्लॉक अगर यहां रखा है तो यहीं पे रखा रहेगा, मूव नहीं करेगा। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो जितना फोर्स ऊपर है उतना फोर्स नीचे है, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg के बराबर आ गई। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, टेंशन इन स्ट्रिंग। तो अगर एक रस्सी से एक ब्लॉक को इस तरीके से बांध दिया जाए और इस तरीके से हैंग कर दिया जाए, तो अब इस रस्सी ने इसके ऊपर क्या एक टी का फोर्स लगाया होगा। ठीक है, और अगर इस रस्सी ने इसके ऊपर टी का फोर्स लगाया होगा तो फ्री बॉडी डायग्राम में एक टी का फोर्स ऊपर आ जाएगा और क्या आएगा, एक mg का फोर्स नीचे आ जाएगा। क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो टी और mg एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चंस थे जिसमें हमको फोर्सेस अगर पता होंगे, इक्विलिब्रियम में अगर कोई चीज होगी
तो हम ऊपर और नीचे के फोर्सेस बराबर कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट होता तो उसके फोर्स भी बराबर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा और आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी इजी से मॉडरेट लेवल पे आएगी, क्योंकि हमें अब एक से ज्यादा ब्लॉक भी दिए जा सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक ब्लॉक है और इसके नीचे ये एक दूसरा ब्लॉक है, ये दोनों ब्लॉक इस तरीके से रखे हुए हैं और ये ग्राउंड हो गया। ठीक है, हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम पहले भी बनाया था। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स एट ईच सरफेस। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब यहां पे नॉर्मल रिएक्शन से है, क्योंकि फ्रिक्शन अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो जब भी मैं कॉन्टैक्ट फोर्स कहूंगा तो अब नॉर्मल रिएक्शन ही मानेंगे। अब m1 m2 दो ब्लॉक्स हैं, तो क्या कहां पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा? ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है इसके ऊपर इस नीचे वाले ब्लॉक ने एक n1 का नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा और इसने पलट के इसके ऊपर वही n1 नीचे लगा दिया होगा। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। दो सरफेस हैं, ये सरफेस जो है इसमें नीचे वाले ब्लॉक ने ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर कांटेक्ट फोर्स लगाया, तो ऊपर वाले ब्लॉक ने नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर कांटेक्ट फोर्स लगाया। ठीक, अब आता है ग्राउंड। ग्राउंड के संग ये नीचे वाला ब्लॉक कांटेक्ट में है, तो ग्राउंड ने नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर एक n2 का नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा और इसने पलट के ग्राउंड पे लगाया होगा। लेकिन ग्राउंड हमारा सिस्टम नहीं है, हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? हम या तो इस ब्लॉक की स्टडी कर रहे हैं या इस ब्लॉक की कर रहे हैं, तो ग्राउंड पे नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं m1 वाले ब्लॉक, लास्ट क्लास में जैसे हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखा था, तो उसी तरीके से आज भी फ्री बॉडी डायग्राम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स होती है, कैसे करते हैं, इस बात को समझते हैं। तो इसके लिए अब आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंक्लाइंड प्लेन। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको मिलेगा। तो इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी सरफेस, जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइंड प्लेन, तो कोई भी सरफेस जो हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर इंक्लाइंड होगी इसको इंक्लाइंड प्लेन कहेंगे और इसका इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से कुछ ना कुछ होगा थीटा के बराबर। ठीक है, अगर ये इंक्लाइंड प्लेन है तो अब होता क्या है कि हम लोग जब इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर किसी भी ब्लॉक को रखते हैं तो एक्सिस का सिलेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए एक्सिस के सिलेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो हम इसके एक्सिस का सिलेक्शन अभी तक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेते थे, लेकिन हम इस केस में जब इंक्लाइन सरफेस आ जाती है तो हम इसमें एक्सिस का सिलेक्शन जो लेते हैं वो कुछ इस तरीके से लेते हैं, जिसमें एक एक्सिस इस तरीके से चली जाती है और दूसरी एक्सिस इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल चली जाती है। यही काम हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में भी करते थे और यही काम हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में भी करेंगे कि एक्सिस का सिलेक्शन इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर और इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल की जरूरत पड़ती है, तो आप इस बात को समझें कि अगर हमने एक्सिस ली है जिसमें एक एक्सिस ये चली गई है और दूसरी एक्सिस ये चली गई है, तो एंगल कौन सा कितना होता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम यहां पर एक वर्टिकल लाइन बना दें जो नॉर्मली हम लोग एक्सिस लेते थे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दें, तो कौन सा एंगल कितना है इस बात पे ध्यान दें। तो ये एंगल अगर थीटा है, इसका जो अल्टरनेट एंगल होता है ये एंगल थीटा होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक एक छोड़ के आप उस एंगल को थीटा लिख सकते हो। ये थीटा है तो इसको छोड़ के ये थीटा आएगा, इसको छोड़ के ये थीटा आएगा, इसको छोड़ के ये थीटा आएगा। ये चार एंगल थीटा के बराबर होते हैं जिनकी जरूरत हमको पड़ेगी। तो कहने का मतलब हम जब इंक्लाइन सरफेस में फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो हमारी एक्सिस का सिलेक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि एक्सिस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, एक एक्सिस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। और अगर एंगल की जरूरत पड़ती है तो वर्टिकल एक लाइन बना दी गई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी गई। ये एंगल अगर थीटा होता है तो एक छोड़ के ये एंगल थीटा आता है, फिर एक छोड़ के ये एंगल थीटा आता है और फिर एक छोड़ के ये एंगल थीटा आता है। ठीक है, इतना अगर आपको याद है तो इंक्लाइन सरफेस में हम फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यही ब्लॉक है तो उस पर क्या क्या फोर्सेस लगे होंगे, तो आपको पता है कि हम अगर ये ब्लॉक इस इंक्लाइन सरफेस से कांटेक्ट में है तो एक फोर्स नॉर्मल रिएक्शन का लगता है जो इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और दूसरा कौन सा लगता है mg, वो तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। तो दूसरा फोर्स होता है mg जो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है।
अगर हम चाहें तो इसमें इसी डायग्राम बना सकते हैं, बट अगर हम यहां पे बनाना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि ये नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स इस तरफ लग रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया जो इधर लगा हुआ है, और इस तरफ कहीं पे mg का फोर्स लग रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो मेन एक्सिस है वो ये है और ये है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऑलरेडी उस एक्सिस की तरफ है तो उसको हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। लेकिन mg का जो फोर्स है जो एक्सिस की तरफ नहीं है, अगर हम इसके दो पार्ट्स लेते तो एक पार्ट इसका इधर आ जाता, दूसरा पार्ट इसका इधर आ जाता, mg दो पार्ट में ब्रेक हो जाता। और अगर mg दो पार्ट में ब्रेक होता तो इस mg के दो पार्ट्स कौन कौन से आ जाते, इधर वाले पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, mg cos थीटा, और इधर वाले पार्ट को हम कह सकते हैं mg sin थीटा। तो आगे से हम इस बात को याद रखेंगे कि इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में हमेशा mg sin थीटा आता है, और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा mg cos थीटा आता है। ठीक है, तो ये बातें आपको इंक्लाइन सरफेस के लिए ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अगर इंक्लाइन प्लेन में कोई भी चीज रखी है, ये ब्लॉक रखा है, और ये ब्लॉक को अगर अब मैंने किसी रस्सी से बांध दिया, मान लो ये रस्सी से मैंने इस तरह से बांध दिया, और अब मैंने कहा कि इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो हमें पता है कि हमें एक्सिस का सिलेक्शन कैसे करना है। हमें एक्सिस जो लेनी है वो एक एक्सिस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लेनी है, एक एक्सिस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल लेनी है। क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो इस तरफ का जो फोर्स होगा वो mg sin थीटा का होगा, और इस तरफ का जो फोर्स होगा ये mg cos थीटा का होगा। ये दोनों फोर्सेस इस डायरेक्शन में लगेंगे। बाकी और कौन सा फोर्स लगेगा, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हमको पता है इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगता है, तो इस तरफ हमने नॉर्मल रिएक्शन को बना दिया। ठीक है, और इस रस्सी के कनेक्ट होने के कारण एक टेंशन का फोर्स भी लग रहा होगा, तो हमने टेंशन का फोर्स भी इस डायरेक्शन में बना दिया। इस तरीके से हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम में इंक्लाइन सरफेस पे हमको ये बात समझ में आ गई कि कौन सा एंगल कितना होता है, ये क्लियर होना चाहिए, जिससे कि हम उसका फ्री बॉडी डायग्राम आसानी से बना सके। तो फ्री बॉडी डायग्राम कई डिफरेंट केसेस में हमको बनाने पड़ेंगे। कई बार फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाते हैं तो उसमें दो केसेस अब अराइज होते हैं कि भाई जो सिस्टम है वो हो सकता है कि रेस्ट में हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जो सिस्टम है वो मोशन में हो। तो दोनों केसेस के लिए हम लोग पहला केस अगर स्टार्ट करते हैं, और वो ये पढ़ते हैं कि जब सिस्टम जो है वो रेस्ट में है, तो हम इसमें हेडिंग देंगे इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज अगर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स हमेशा जीरो लगेगा। समेशन ऑफ जितने भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं वो हमेशा जीरो लगेगा। जीरो फोर्स का मतलब इक्विलिब्रियम में होता है। अब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो का मतलब होगा कि सारे फोर्सेस का सम एक्स एक्सिस के अलोंग जीरो होगा, सारे फोर्सेस का सम वाई एक्सिस के अलोंग जीरो होगा, और सारे फोर्सेस का सम जेड एक्सिस के अलोंग भी जीरो होगा। जनरली हम दो ही एक्सिस बनाते हैं, एक्स और वाई, लेकिन अगर इसको जनरल डिफाइन करना है तो तीनों डायरेक्शन में नेट फोर्स की वैल्यू जीरो आएगी। मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि हमने कोई फ्री बॉडी डायग्राम बनाया किसी भी केस में, और उस फ्री बॉडी डायग्राम में हमने कुछ फोर्सेस पाए। हमें यह मिला कि एक फोर्स F1 का इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स F2 का इधर लग रहा है, तीसरा फोर्स F3 का इधर लग रहा है, एक फोर्स F4 का इधर लग रहा है, इधर एक फोर्स लग रहा है F5 का, और इधर फोर्स लग रहा है F6 का। ठीक है, मैंने कोई भी एक केस कंसीडर कर लिया है जिसमें ये फोर्सेस लग रहे थे। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। अब नेट फोर्स जीरो होने का मतलब वाई एक्सिस के अलोंग टोटल फोर्स का सम जीरो है, और एक्स एक्सिस के अलोंग भी टोटल फोर्स का सम जीरो है। अगर वाई एक्सिस के अलोंग टोटल फोर्स का सम जीरो है, इसका मतलब कि जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स अगर नीचे लग जाए तो हम कह सकते हैं कि फोर्स बैलेंस हो गया। इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स बैलेंस होना चाहिए। और अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो जितना फोर्स राइट में लग रहा है अगर उतना ही फोर्स लेफ्ट में भी लगने लगे तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। तो एक्स एक्सिस के लोग हम क्या कह सकते हैं कि F1 और F2 ये दोनों राइट में लग रहे हैं, ये दोनों मिलके जितने आएंगे F3 अकेला उसके बराबर हो जाएगा, जिससे कि इन दोनों फोर्स का सम इस फोर्स के सम के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है वह F4 है और जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है वह F5 प्लस F6 है।
तो अगर ये दोनों फोर्सेस मिलकर इसके बराबर हो जाएंगे तब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई क्वेश्चन इक्विलिब्रियम के लिए आता है आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और उसके ऊपर ऊपर और नीचे के फोर्सेस बैलेंस कर लेने हैं, राइट और लेफ्ट के फोर्सेस बैलेंस कर लेने हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करते हैं, मान लेते हैं कि एक ब्लॉक है जो ग्राउंड में रखा हुआ है और हमें इसका मास दिया है m के बराबर है। ठीक है, और हमसे पूछता है कि फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इस ब्लॉक के ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स ऊपर लग रहा होगा। अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा, mg हमेशा नीचे लगता है। और अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में होना भी चाहिए क्योंकि ये ब्लॉक अगर यहां रखा है तो यहीं पे रखा रहेगा, मूव नहीं करेगा। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो जितना फोर्स ऊपर है उतना फोर्स नीचे है, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg के बराबर आ गई। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, टेंशन इन स्ट्रिंग। तो अगर एक रस्सी से एक ब्लॉक को इस तरीके से बांध दिया जाए और इस तरीके से हैंग कर दिया जाए, तो अब इस रस्सी ने इसके ऊपर क्या एक टी का फोर्स लगाया होगा। ठीक है, और अगर इस रस्सी ने इसके ऊपर टी का फोर्स लगाया होगा तो फ्री बॉडी डायग्राम में एक टी का फोर्स ऊपर आ जाएगा और क्या आएगा, एक mg का फोर्स नीचे आ जाएगा। क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो t और mg एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चंस थे जिसमें हमको फोर्सेस अगर पता होंगे, इक्विलिब्रियम में अगर कोई चीज होगी तो हम ऊपर और नीचे के फोर्सेस बराबर कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट होता तो उसके फोर्स भी बराबर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा और आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी इजी से मॉडरेट लेवल पे आएगी, क्योंकि हमें अब एक से ज्यादा ब्लॉक भी दिए जा सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक ब्लॉक है और इसके नीचे ये एक दूसरा ब्लॉक है, ये दोनों ब्लॉक इस तरीके से रखे हुए हैं और ये ग्राउंड हो गया। ठीक है, हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम पहले भी बनाया था। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स एट ईच सरफेस। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब यहां पे नॉर्मल रिएक्शन से है, क्योंकि फ्रिक्शन अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो जब भी मैं कॉन्टैक्ट फोर्स कहूंगा तो आप नॉर्मल रिएक्शन ही मानेंगे। अब m1 m2 दो ब्लॉक्स हैं, तो क्या कहां कहां पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है इसके ऊपर इस नीचे वाले ब्लॉक ने एक n1 का नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा और इसने पलट के इसके ऊपर वही n1 नीचे लगा दिया होगा। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। दो सरफेस हैं, ये सरफेस जो है इसमें नीचे वाले ब्लॉक ने ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर कांटेक्ट फोर्स लगाया, तो ऊपर वाले ब्लॉक ने नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर कांटेक्ट फोर्स लगाया। ठीक, अब आता है ग्राउंड। ग्राउंड के संग ये नीचे वाला ब्लॉक कांटेक्ट में है, तो ग्राउंड ने नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर एक n2 का नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा और इसने पलट के ग्राउंड पे लगाया होगा। लेकिन ग्राउंड हमारा सिस्टम नहीं है, हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, हम या तो इस ब्लॉक की स्टडी कर रहे हैं या इस ब्लॉक की कर रहे हैं। तो ग्राउंड पे नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं m1 वाले ब्लॉक का और m2 वाले ब्लॉक का, तो m1 वाले ब्लॉक पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। m1 वाले ब्लॉक पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n1 का ऊपर की तरफ, और m1 वाले ब्लॉक का जो वेट होगा m1g वो नीचे की तरफ। ये दो फोर्स लग रहे होंगे। उसी तरीके से अगर हम m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो m2 जो नीचे वाला मास है उसमें दो नॉर्मल रिएक्शन लगे हैं। एक नॉर्मल रिएक्शन n1 नीचे लगा है जो ऊपर वाले ने लगाया था, और एक n2 ऊपर लगा है जो कि ग्राउंड ने लगाया था, और साथ ही साथ इसका जो वेट होगा वो तो लग ही रहा होगा। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। ये फ्री बॉडी डायग्राम हमने पहले भी बनाए थे, लेकिन अब क्योंकि ये दोनों ब्लॉक एक ही जगह पे रुके हैं, इक्विलिब्रियम में हैं, तो फोर्सेस बैलेंस कर सकते हैं। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, n1 इज इक्वल टू m1g। तो ये n1 की वैल्यू आ गई कांटेक्ट फोर्स, और इसके लिए क्या लिख सकते हैं, ऊपर का फोर्स n2 है, नीचे का फोर्स n1 है और m1g है। तो n2 का अकेला फोर्स इन दोनों के बराबर होना चाहिए जिससे फोर्स बैलेंस हो जाए। और हम ये लिख सकते हैं n2 इज इक्वल टू n1 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, पुट कर देंगे तो ये आ जाए, सॉरी m2g होगा, ये n2 जोड़ n1 प्लस m2g, और n1 की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो m1g प्लस m2g, ये दो नॉर्मल रिएक्शंस हमको मिल जाएंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हमने सीख लिया है। तो हमें फ्री बॉडी डायग्राम का यूज करके इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के अकॉर्डिंग फोर्स बैलेंस करके जो भी अननोन फोर्स होगा उसकी वैल्यू को निकाला जा सकता है। ठीक है, ओके चलो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। इसमें क्या है कि एक रस्सी से एक ब्लॉक इधर बांध दिया गया, या चलो स्ट्रिंग को फिलहाल छोड़ देते हैं, अभी नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये एक ब्लॉक है जो कि वॉल के कांटेक्ट में है और ये ग्राउंड है। अब हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया है, ये फोर्स लगाया है F इज इक्वल टू 100 न्यूटन का, और इसका जो मास है ये मान लो 10 kg का है या 5 kg का। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स एट ईच कॉन्टैक्ट। जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वहां पे कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू निकालनी। तो ये बात तो क्लियर होनी चाहिए कि एक नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से आ रहा होगा और एक नॉर्मल रिएक्शन इस दीवार से आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये फोर्स जब लगेगा तो दीवार पर प्रेशर प्रोड्यूस होगा और प्रेशर के प्रोड्यूस होने से एक नॉर्मल रिएक्शन वहां आ रहा होगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए और सारे फोर्सेस को इन डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए। तो एक नॉर्मल रिएक्शन हम ऊपर की तरफ बनाएंगे N1 का, एक नॉर्मल रिएक्शन लेफ्ट की तरफ बनाएंगे N2 का, एक फोर्स हम बनाएंगे राइट की तरफ 100 न्यूटन का, और एक हम इसका वेट बनाएंगे। वेट कितना होता है M इंटू जी, मास है 5, जी है 10, तो ये आ जाएगा 50 न्यूटन के बराबर। ठीक, ऊपर के फोर्स नीचे के बराबर कर देंगे तो N1 को 50 के बराबर कर सकते हैं, ऊपर और नीचे बराबर, और लेफ्ट के फोर्स को राइट के बराबर कर देंगे तो N2 की वैल्यू 100 आ जाएगी। ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन दो सरफेस से आपको मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं और फिर से यही है कि फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स एट ईच कॉन्टैक्ट। अब इसमें थोड़ा सा चेंज ये मैं कर देता हूं कि ये जो ब्लॉक था ठीक है वो वैसे ही रखा हुआ था, यहां पर सामने एक और ब्लॉक रख देते हैं, सॉरी वॉल रख देते हैं, और अब जो फोर्स लगाते हैं वो किसी एंगल पर लगाते हैं, इस तरीके से फोर्स लगाते हैं। ये जो फोर्स लग रहा है ये मान लो 100 न्यूटन का है और ये हॉरिजॉन्टल के संग 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। इस ब्लॉक का जो मास है वो मास अभी भी 5 kg के बराबर है। ठीक है, तो कहां कहां पर कांटेक्ट फोर्स आएंगे, क्योंकि ये फोर्स जब लगेगा तो इस दीवार पर पुश कर रहा होगा, तो इस दीवार ने एक नॉर्मल रिएक्शन N2 लगाया होगा, और ये ब्लॉक ग्राउंड को भी पुश कर रहा होगा तो ग्राउंड एक नॉर्मल रिएक्शन N1 लगाया होगा। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम में ये फोर्सेस रिप्रेजेंट करते हैं। तो 100 न्यूटन का फोर्स हम स्टार्ट कहां से करेंगे, हमेशा कहीं भी लगे स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ओरिजिन होगा, तो ओरिजिन से 100 न्यूटन का फोर्स स्टार्ट करेंगे। कितने एंगल पर लग रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री पर ये फोर्स लग रहा होगा। ठीक, और क्या लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन N2 का लग रहा है इस तरफ, तो ये नॉर्मल रिएक्शन लग गया N2 का इस तरफ, और एक नॉर्मल रिएक्शन N1 का लग रहा है ऊपर की तरफ, तो एक नॉर्मल रिएक्शन हमने N1 का ऊपर की तरफ लगा दी। ये तीन फोर्सेस के ऊपर लग रहे हैं। अब अगर हम ये 100 न्यूटन ना तो X में लग रहा है ना Y में लग रहा है, तो क्या हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, और दो पार्ट में अगर हम ब्रेक कर देते हैं तो इस तरफ जो फोर्स आएगा वो आएगा 100 cos 30 का, और जो नीचे की तरफ फोर्स आएगा वो आएगा 100 sin 30 का। ठीक है, cos 30 होता है √3/2 और sin 30 होता है 1/2, तो ये आ जाएगा 50 √3, और sin 30 की वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 तो 50 हो गया। ठीक, एक बार आपने इस फोर्स को दो पार्ट में रिजॉल्व कर लिया तो अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जितने भी फोर्सेस X और Y में हैं उन्हीं से हम यूज करके आंसर निकालेंगे। तो ऊपर का फोर्स कितना लग रहा है N1, नीचे का, अच्छा एक फोर्स हम भूल गए, क्या, इसका वेट mg। तो मास अगर इसका 5 का है, ग्रेविटी 10 की है, तो ये 50 का फोर्स लग रहा होगा। ठीक,
अब ऊपर का फोर्स अकेला है N1 का, और नीचे कौन कौन है, नीचे एक 50 न्यूटन है और एक 50 न्यूटन, तो 50 प्लस 50, इसका मतलब हम कह सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन N1 की वैल्यू 100 है। लेफ्ट की तरफ एक ही फोर्स है N2 का, और राइट की तरफ भी एक ही फोर्स है, और कोई भी फोर्स नहीं आया है, तो N2 की वैल्यू 50√3 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ऊपर और नीचे बैलेंस हो गए और लेफ्ट और राइट के फोर्स बैलेंस हो गए। ठीक है।